जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो लेकर के आ गया हूं मैं एक और तड़कता भड़कता करंट अफेयर की क्लास, जहां हम बात करेंगे देश विदेश की उन सारी खबरों के बारे में जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और जहां से सवाल पक्का बनेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन का। लेकिन देखते हैं सबसे पहले हमारा आज का विचार क्या कहता है। जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी समस्याएं, और उतनी ही बड़ी समस्याएं उतनी ही बड़ी सफलता। कहने का मतलब क्या है, अगर आप बड़ा सपना देखोगे तो जाहिर सी बात है समस्याएं भी उतनी आएंगी। अगर आप छोटा सपना देखोगे तो भैया छोटी मोटी समस्याओं से पार कर लोगे, नो डाउट। याद रखिएगा, जितनी बड़ी मंजिल उतना ही बड़ा रास्ता, और जितना बड़ा रास्ता उतनी ही बड़ी कठिनाइयां। लेकिन अगर आप उस कठिनाइयों पे पार कर गए, उन कठिनाइयों पे जीत हासिल कर गए, तो मंजिल आपके कदम में होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारा आज का पहला एमसीक्यू क्या है। और मैं एमसीक्यूज के जरिए ही आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन कराऊंगा, टॉपिक कराऊंगा। तो देखिए पहला एमसीक्यू आता है, भारत मंडपम में जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के बेस ईयर संशोधन से जुड़ी परामर्श बैठक किस मंत्रालय ने आयोजित की। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि एक जो मंत्रालय है, मंत्रालय का नाम क्या है, मॉस्पी। मंत्रालय का नाम क्या है, मॉस्पी। मॉस्पी मंत्रालय है। अब मॉस्पी का मतलब क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है बच्चों, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मेंटेशन क्लियर है पॉइंट बच्चों, याद रखना। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, मॉस्पी बोल देते हैं, शॉर्ट में मॉस्पी बोल देते हैं। और हिंदी में अगर बात करें तो सांख्यिकी, और हिंदी में अगर बात करें तो सांख्यिकी और, ठीक है बच्चों, सांख्यिकी, ठीक है, याद रखना क्या है इसका मतलब, सांख्यिकी, सांख्यिकी और और कार्यान्वयन, ठीक है, कार्यान्वयन मंत्रालय, मंत्रालय, ठीक है बच्चों, याद रखना। अब इस मंत्रालय ने क्या डिसीजन लिया है कि भारत का जो बेस ईयर है उसको बदल दिया जाए, यानी कि आधार वर्ष है उसको बदल दिया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेस ईयर होता क्या है, यानी कि आधार वर्ष होता क्या है। देखिए बच्चों, आधार वर्ष वो वर्ष होता है जिस वर्ष की कीमतों से हम किसी भी साल की जीडीपी को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 2024 में, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 2024 में मैंने यहाँ पे 10 किलो गेहूं उगाकर और 20 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो मुझे 200 रुपए मिल गए, ठीक है। 2025 में मुझे कितने मिल गए, मान लीजिए 400 रुपए मिल गए। तो सवाल यह है कि अब मैंने कितना उगाया होगा, तो 20 रुपए के हिसाब से मैंने 20 किलो उगाया होगा, है ना। 20 रुपए के हिसाब से 20 किलो उगाया होगा तो भी मुझे 40 रुपए मिले ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों, उगाया आपने 10 ही किलो है, लेकिन कीमत ही 40 रुपए हो चुकी, तब भी तो आपको 400 रुपए ही मिलेंगे ना। यानी कि आपने प्रोडक्शन कहां किया, प्रोडक्शन तो किया ही नहीं। प्रोडक्शन तब पता चलेगा ना जब 2024 में और 2025 में कीमत सेम होगी। यानी कि 2024 में 10 रुपए था और 2025 में भी 10 रुपए होता, फिर अगर आपको 400 रुपए मिलते, इसका मतलब आपने 40 किलो उगाया है। समझ में आया। यानी कि कंपैरिजन, सही कंपैरिजन कि प्रोडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है तभी संभव है जब कीमतें सेम होंगी किसी साल की। इसके लिए हम लोग एक बेस ईयर ले लेते हैं। तो बेस ईयर अभी तक भारत में क्या चल रहा था, 2011 और 2012 चल रहा था। अब जितना भी हम लोग जीडीपी की बात कर रहे हैं 2011 और 2012 की कीमतों के हिसाब से देते थे। जैसे कि मान लीजिए यही चीज मैंने क्या बताया, मैंने 100 केजी गेहूं उगाया और 2011-12 में कीमत थी 12 रुपए, या मान लीजिए 20 रुपए कीमत थी, 20 रुपए कीमत थी और 100 रुपए उगाया, तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 20 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए मेरी जीडीपी हुई। क्लियर है पॉइंट। अगले साल जैसे मान लीजिए मैंने 20 किलो, अगले अगले साल जैसे मान लीजिए मैंने 40 किलो उगाया, ठीक है, लेकिन कीमत बेस ईयर में कितनी थी, ठीक, अच्छा कीमत 200 रुपए थी ना, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, 20 रुपए कीमत थी ना, कोई भी थी यार, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मान लो 20 रुपए थी, ठीक है, चलो 20 रुपए ही थी, 20 रुपए। और अगले साल मैंने
कितना उगा दिया, यहाँ पे 200 किलो उगा दिया और फिर मुझे इतना मिल गया, इसका मतलब ये 20 रुपए के हिसाब से मुझे 4000 मिलना चाहिए ना, ठीक है 4000 मिलने चाहिए, क्योंकि जब अगर कीमत सेम रहेगी ना तो ही तो मैं तुलना कर पाऊंगा। तो बेस ईयर इसलिए लिया जाता था ताकि इकोनॉमी में कितना ग्रोथ हुआ है, कितना ग्रोथ नहीं हुआ है, या कितना प्रमोशन हुआ, डिमोशन हुआ, उन सबका कैलकुलेशन किया जा सके। लेकिन 2011 बहुत पुराना हो गया था, इसलिए हमारी मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने डिसाइड किया है कि इसको चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो चेंज करके क्या किया गया है, याद रखना किस किस के लिए चेंज किया गया, एक तो जीडीपी के लिए, सीपीआई के लिए और आईआईपी के लिए। जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, क्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और सीपीआई का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि उपभोक्ता जिस कीमत पे सामान खरीदता है उसकी बात। और आईआईपी का मतलब क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो जीडीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जीडीपी की जो आपका ये जो आपका जीडीपी का जो बेस ईयर है, जो 2011-12 था उसको बदल करके 2022 और 23 कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे 27 फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा, ठीक है। और सेम सेम चीज किया गया है किसके लिए, सीपीआई के लिए भी सेम चीज किया गया है, सीपीआई के लिए भी सेम चीज किया गया है, सेम चीज, ठीक है। 22-23 बेस ईयर रहेगा और 27 फरवरी 2026 तक लागू हो जाएगा। और आईआईपी की बात करें, जिस रेट के हिसाब से इंडस्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन हुआ है ये पता चलता है, इसका बेस ईयर डिसाइड किया गया है कितना, 2024 का, 2024 का इसका बेस ईयर डिसाइड किया गया है, याद रखना। और ये कब लागू हो जाएगा, तो 12 फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा। क्लियर पॉइंट, याद रखेगा। अब इसी चीज पे एक डिस्कशन किया जाएगा, फाइनल डिस्कशन डिबेट किया जाने था, तो एक मीटिंग बुलाई गई, ठीक है, मीटिंग बुलाई गई। और मीटिंग किसने बुलाया, मॉस्पी के जो सेक्रेटरी हैं, मॉस्पी के जो सेक्रेटरी हैं, ठीक है, मॉस्पी के जो सेक्रेटरी हैं, मॉस्पी के सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी क्या नाम है इनका, सौरभ, क्या नाम है इनका, सौरभ गर्ग नाम है, ठीक है। सौरभ गर्ग ने, जो कि मॉस्पी के सेक्रेटरी है, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में ये डिसाइड करना था कि भैया हम बेस ईयर चेंज कर रहे हैं, किसी को कोई ऐसा एडवाइस गाइडेंस वगैरह देना है तो आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस बेस ईयर से रिलेटेड डिस्कशन होनी थी, जो कि हो भी गई है। और यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में किसे बुलाया गया था, चीफ गेस्ट के रूप में किसे बुलाया गया था, तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, नीति आयोग के कितने, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, ठीक है, क्या नाम है उनका, श्री सुमन बेरी जी, श्री सुमन बेरी जी इनका नाम है, श्री सुमन बेरी जी इनका नाम है। क्लियर है पॉइंट बच्चों, यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं, अगला एमसीक्यू, अगला टॉपिक आपका क्या है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है भारत का लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ला जी का देहांत हो गया है, विनोद कुमार शुक्ला जी का देहांत हो गया है। विनोद कुमार शुक्ला जी कौन है, देखते हैं, ठीक है, यही विनोद कुमार शुक्ला जी है, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला जी है, शुक्ला जी हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है, याद रखना छत्तीसगढ़ के हैं। और अभी छत्तीसगढ़ के रायपुर में भर्ती थे काफी दिनों से, इनको निमोनिया और लंग्स प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इनको इनका देहांत हो गया 88 साल की उम्र में। और ये कौन है, तो साहित्यकार हैं, यानी कि साहित्यकार हैं, इसका मतलब क्या है, ये राइटर है, उपन्यास कविताएं वगैरह सब कुछ लिखते हैं। इनको इनकी कला के लिए, इनको इनकी कला के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ, ठीक है बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया था, 2025 में, लेकिन 2024 वाला दिया गया था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 आप लोग लिखेंगे, ठीक है। और इनको पेन इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है, पेन इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है, पेन इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है, यानी कि ये इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी ज्यादा फेमस थे और इनको 2023 में ये अवार्ड मिला है। उसके बाद इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, साहित्य अकादमी अकादमी ठीक है, अकादमी अवार्ड भी मिला है, यानी कि पुरस्कार भी मिला है, ठीक है, याद रखना। और ये कब मिला है, 1999 में मिला है, ठीक है बच्चों, याद रखेगा। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं,
तो नौकर की कमीज, ठीक है, इसमें तो मूवी भी बनी है, क्या, नौकर की कमीज, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस नॉवेल है। इसके लिए इसको इनको बहुत सारे ऐसे पुरस्कार दिए गए, ठीक है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक एक खिड़की रहती थी, खिड़की रहती थी, ये भी इन्हीं की रचना है, याद रखना। उसके बाद खिलेगा तो दिखेगा, खिलेगा तो दिखेगा, ठीक है, खिलेगा, खिलेगा तो दिखेगा, खिलेगा तो दिखेगा, ये सारी की सारी रचनाएं इन्हीं की हैं और इन्हीं का देहांत हुआ है, जिसकी वजह से भारत का एक बहुत ही बड़ा लॉस हो चुका है। क्लियर पॉइंट। और ये छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले साहित्यकार हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले, ठीक है, पहले साहित्यकार हैं, पहले व्यक्ति हैं जिन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना साहित्य का, ठीक है, यानी कि लिटरेचर का, यानी कि साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, पुरस्कार है। और जब इनकी मृत्यु हुई तो नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम नेताओं ने ट्वीट किया, तमाम नेताओं ने, अमित शाह ने लेकर के हर चीज ने इनकी मृत्यु पे यही कहा है कि अभी भारत में लिटरेचर का एक युग का अंत हुआ है, ये इतने बड़े और इतने महान राइटर थे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, अगला आपके लिए क्या आता है। हु अनाउंस्ड दैट मध्य प्रदेश विल इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट 3 ईयर रोलिंग बजट। अभी देखिए, बजट, रोलिंग बजट लॉन्च कर रहा है और मध्य प्रदेश लॉन्च कर रहा है, और ऐसा करने वाला पहला भारत का राज्य बन रहा है, ठीक है, याद रखना। ऑप्शंस कौन कौन से हैं, मोहन यादव, जगदीश देवड़ा, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, ठीक है, याद रखना। तो मध्य प्रदेश जो है, ठीक है, याद रखना, मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है, ठीक है, भारत का पहला राज्य, ठीक है, पहला राज्य क्या करने वाला, भारत का पहला राज्य, तो भैया रोलिंग बजट पास करने वाला। कौन सा, रोलिंग बजट पास करने वाला। और रोलिंग बजट का मतलब क्या होता है, हम लोग प्लेन बजट एक पास करते हैं ना, सिंगल बजट पास करते हैं। बजट आमतौर पे क्या होता है, 1 ईयर का बजट होता है, 1 ईयर का, 1 साल का बजट होता है। जैसे कि अभी 2025-2026 का बजट पास किया गया था, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में क्या होगा, 2026 का बजट पास होगा, लेकिन 2029 तक पास होगा, 2029 तक पास होगा। 3 साल का जो बजट है ना, उसको हम लोग रोलिंग बजट बोलते हैं, यानी कि 2026 से लेकर के 2027 तक, ठीक है। एक तो प्लेन बजट, मेन बजट होगा, मेन बजट होगा। उसके बाद 2027 से लेकर के 2028 तक क्या होगा, 2028 तक मेन बजट होगा, याद रखना, क्या होगा, मेन बजट होगा। लेकिन 2027 से 2030 तक रोलिंग बजट हो जाएगा, यानी कि हर एक साल एक मेन बजट होता चला जाएगा और 2 रोलिंग बजट और ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है, याद रखना। और इसके अगले साल 2028 से लेकर के 2029 तक, ठीक है, क्या होगा, मेन बजट होगा। लेकिन लेकिन ये इसके आगे 2028 से 29, 29 से 30, 30 से 31 रोलिंग बजट हो जाएगा। रोलिंग बजट 3-3 साल का चलेगा और प्लेन बजट 1-1 साल का चलेगा। ये इसलिए होता है कि कुछ परियोजनाएं, ठीक है, लंबी होती हैं, लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म परियोजनाएं, प्रोजेक्ट जो होती है ना, वो इजीली हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए कोई सड़क है, कोई ब्रिज है, जिसमें 4 साल लग रहे हैं बनने में, तो यार इसके लिए हर साल हम लोग बजट पेश करेंगे ना, ठीक है, इस साल ये करें, अगले साल वो करें, हर साल बजट में इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, नहीं, एक रोलिंग बजट बनाते हैं और इस रोलिंग बजट में हम लोग इस पुल को रखेंगे, ठीक है। इस पुल के लिए 3 साल का सीधा बजट बना दिया जाएगा। तो रोलिंग बजट बनाने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, ठीक है, जिसे हम लोग टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों। अब सवाल ये आता है कि किसने अनाउंस किया है, तो जगदीश देवड़ा सर ने अनाउंस किया है। क्या नाम है इनका, जगदीश देवड़ा सर ने अनाउंस किया है, ठीक है, जगदीश देवड़ा सर ने अनाउंस किया है, याद रखना। और जगदीश देवड़ा सर कौन है, 6 नंबर के, यानी कि हमारे एमपी के 6 नंबर के 6 उप मुख्यमंत्री हैं। कौन है,
उप मुख्यमंत्री है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? ये सारी सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, कुछ लोगों को लग रहा होगा, काफी सारे बच्चे हमें काफी ज्यादा कॉल भी करते हैं, क्योंकि मेरा नंबर यूं ही पब्लिक है, तो बोलते हैं कि सर आप इतना फास्ट क्यों पढ़ाते हो, इतना फास्ट क्यों जाते हो। अरे यार देखो, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं ना कम से कम समय में, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, और कम से कम समय में देना है, डेफिनेटली मैं स्पीड अपनी रखूंगा, खुद की 2x स्पीड रखूंगा। आप लोग 2x में देखते हो ना करंट अफेयर, 2x में नहीं देखना, मैं खुद 2x में चलूंगा। ठीक है, आप 2x में चलोगे, मैं 3x में चलूंगा, याद रख लेना। और इसके पीछे एक और रीजन ये भी है कि मैं तो भैया जोश जुनून में पढ़ाना चाहता हूं, ताकि आप लोगों का जोश जुनून टूटे नहीं। आप लोग शुरू करो, पहला शब्द जितने जोश से निकलेगा ना, आखिरी शब्द उतने ही जोश से निकलना चाहिए, और यही पढ़ने का तरीका होता है, क्योंकि जोश ठंडा, आप ठंडे, तो जोश नहीं ठंडा पड़ने देना है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑर्गेनाइजेशन इंडक्टेड द पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप, प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस संगठन में शामिल किया गया, या किस संगठन ने शामिल किया है। तो देखिए क्या होता है, ये अभी एक पोत है, अभी एक पोत है, ठीक है, पोत है, पोत बोले तो वेसल है, ठीक है, इसको आप लोग शिप भी कह सकते हो, ये एक शिप भी है, ठीक है, याद रखना। इसका नाम क्या है, समुद्र प्रताप, इसका नाम क्या है, समुद्र प्रताप, प्रताप। ये क्या है, ये पॉल्यूशन कंट्रोल, क्या है ये, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, क्या है ये, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। यानी कि ये क्या करेगा, प्रदूषण को नियंत्रित करेगा, ठीक है, क्या करेगा, प्रदूषण को नियंत्रित करेगा, ठीक है, नियंत्रित नियंत्रित करेगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना, इसका मेन काम है प्रदूषण को नियंत्रित करना। अब समुद्र में क्या होता है, जहाज आते हैं तेल के बड़े बड़े पीपे लेके, ठीक है, तेल बह जाता है, तो समुद्र के ऊपर पूरा तेल ही तेल बहने लग जाता है, तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता है, जिससे कि पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, वो काफी ज्यादा उनकी जान को खतरा हो जाता है, और वो धीरे धीरे डिक्लाइन करती चली जाती है। तो पोल्यूशन को खत्म करने के लिए स्पेशली इसको डिजाइन किया गया है, और नाम क्या है यहाँ पे, समुद्र प्रताप। और इसको डिजाइन किसने किया है, इसको डिजाइन किसने किया है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड इसका नाम है, याद रखना। मतलब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है, आपको ये बात याद रखना है। क्लियर पॉइंट। अच्छा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को दो, ठीक है, दो ऑर्डर दिए गए थे, यानी इस तरीके के दो बनाने हैं आप लोगों को, लेकिन ये पहला वाला है, समुद्र प्रताप पहला है, दूसरा जब आएगा तो मैं आप लोगों को यूं ही पढ़ा दूंगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए, अब सवाल क्या था कि ये किसको दिया गया है, इंडियन नेवी को दिया गया है, आर्मी को दिया गया, किसको दिया गया है, यानी नेवी को दिया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट को, शिपिंग एंड वाटरवेज को दिया गया है, या फिर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को। तो करेक्ट आंसर इज इंडियन कोस्ट गार्ड को। किसको, इंडियन कोस्ट गार्ड को, यानी कि भारतीय भारतीय तट रक्षक बल को दिया गया है। और भारतीय तट रक्षक बल कब बनाया गया था, तो 1977 में बनाया गया था, और इसके लिए एक एक्ट आया था, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट, ठीक है, आईसीजी एक्ट 1978 आया था, जिसके तहत इसको बनाया गया था, ताकि भारत की तटीय सीमाओं की सुरक्षा की जा सके। चलिए 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 चलिए, आगे 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 बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे देखें, तो लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कौन करेगा, ठीक है, कौन करेगा, नहीं, ठीक है, कौन करेगा, तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी होने वाला है आज ही, ठीक है, आज ही बात कर रहा हूं, आज ही, ठीक है। तो आज क्या है, आज एक 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर 2025 है, और इस 25 दिसंबर को क्या होता है, अटल जी का, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, ठीक है। कब पैदा हुए थे वो, तो 1924 में पैदा हुए थे, इस लिहाज से 101वां जन्म दिवस है। उनके इस 101वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लखनऊ में, उपलक्ष्य में, ठीक है, लखनऊ में क्या क्या उद्घाटन हो रहा है, क्या बनाया जा रहा है, क्या बनाया गया है, बनाया नहीं जा रहा है,
उद्घाटन हो रहा है इसका मतलब बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आज ही है वो दिन, ठीक है, याद रखना 25 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूं। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल, राष्ट्र राष्ट्र प्रेरणा, ठीक है, क्या प्रेरणा स्थल बनाया गया है, ठीक है, जिसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं, तो हमारे प्यारे 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 और अच्छे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है, कौन कर रहे हैं, हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं इसका उद्घाटन, क्लियर पॉइंट। और यहाँ पे स्पेशल क्या बनाया जाएगा, तो यहाँ पे एक म्यूजियम बनाया जाएगा, यहाँ पे एक बनाया गया है, सॉरी, ठीक है, म्यूजियम यानी कि यहाँ पर एक संग्रहालय, संग्रहालय बनाया गया है। इस संग्रहालय में क्या दिखाया जाएगा, हमारी आजादी से लेकर के आज तक का भारत, ठीक है, आज तक का भारत दिखाया जाएगा। और कैसे दिखाया जाएगा, 3D में दिखाया जाएगा, बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाई जाएंगी, एक मूविंग सी तस्वीरें चल रही होंगी 3D टाइप की, उन सब में दिखाया जाएगा, अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाई जाएंगी, तस्वीरें बनाई जाएंगी, सब कुछ, मतलब इस संग्रहालय में पूरा हमारा आजादी के आंदोलन से लेकर के आज तक के भारत को दिखाया जाएगा। और ये जो म्यूजियम बनाया जा रहा है ना भाई साहब, ठीक है, ये लोटस लोटस यानी कि कमल के आकार का, ठीक है, कमल के आकार का बनाया गया है, कमल के आकार का बनाया गया है, ठीक है, याद रखना। और इसमें जो बजट बनाया गया है ना, ठीक है, इसका जो बजट बनाया गया है, ठीक है, तो 230 करोड़ का इसका बजट बनाया गया है। और इसमें 3 लोगों की मूर्तियां लगाई गई हैं, इसमें 3 इंपॉर्टेंट मूर्तियां आपको दिखाई देंगी, ठीक है। पहला अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगी है, वाजपेयी जी की मूर्ति लगी है। दूसरा लगा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जी की, पंडित उपाध्याय जी की मूर्ति लगी है। और जो तीसरा लगा हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का यहाँ पे स्टैचू बना है, दिखाई दे रहा है, ये 3 और ये पूरा का पूरा जो ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल है ना, ये बना है 65 एकड़ में, क्या 65 एकड़ में यहाँ पे बनाया गया है, क्लियर पॉइंट। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसने इसका उद्घाटन किया या कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, हु इज द ऑथर ऑफ, एक किताब है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, ठीक है, किताब है, किताब का नाम क्या है, सनातन, ठीक है, किताब का नाम क्या है, सनातन संस्कृति, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, ठीक है, अटल दृष्टि। ये किताब अटल जी के ऊपर लिखी गई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर लिखी गई है, याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर लिखी गई है। क्योंकि देखिए अटल जी को यह माना जाता है कि अटल जी विपक्ष में रहे या पक्ष में रहे, दोनों तरफ के लोग उनकी उतनी ही बेहतरीन इज्जत किया करते थे और मानते थे कि अटल जी जैसा कोई भी नहीं है। अटल जी ही वो नेता है जिन्होंने 1998 में परमाणु परीक्षण पोखरण में करके भारत को न्यूक्लियर पावर बना दिया, भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। चाहे पूरी दुनिया कितने भी खिलाफ क्यों नहीं थी, अटल जी ने जो सोचा था वो किया था, अटल जी ने जो सोचा वो करके ही रहे। तो यहाँ पे ये किताब लिखी गई है उन्हीं के विचारधाराओं पे, ठीक है, मैं लिख देता हूं, ठीक है, अटल जी की विचारधाराओं पर, ठीक है, विचारधाराओं की किताब है ये, की पुस्तक है ये, ठीक है, अटल जी की विचारधाराओं की पुस्तक है। किसने लिखी है, ये आपका क्वेश्चन था, नरेंद्र मोदी ने, वासुदेव देवनानी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, ठीक है, अटल जी जिंदा नहीं है और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदा नहीं है, नरेंद्र मोदी ये तो खुद ही बोलते हैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं चाय बेचता था, तो कैसे लिखेंगे ये, है ना। तो बच्चे कौन, वासुदेव नामदेव जी, ठीक है, तो वासुदेव नामदेव जी ने लिखा है। तो ऑथर कौन है, ठीक है, ऑथर कौन है यहाँ पे, तो वासुदेव, ठीक है, क्या नाम है इनका, वासुदेव नामदेव जी, ठीक है, नामदेव जी ने लिखा है ये किताब, ठीक है। अच्छा, जब किताब छपती है ना तो कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, किताब का नाम इंपॉर्टेंट होता है, तो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, किताब का लेखक इंपॉर्टेंट होता है, तो वासुदेव नामदेव जी, और किताब किसके बारे में है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, और किताब का विमोचन किसने किया है, विमोचन यानी कि लॉन्च किसने किया है, विमोचन यानी कि रिलीज किसने किया है, यानी कि लॉन्च किसने किया है,
ठीक है, तो ये है हमारे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, कौन है? सीपी राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। तो सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अटल जी के बारे में पीछे बहुत बात कर चुके हैं, इसलिए मैं इस स्लाइड में ज्यादा नहीं बताऊंगा, ज्यादा नहीं बात करूंगा। ठीक है, चलिए अभी आता है What is the name of the manual released by the Defense Minister Rajnath Singh for BRO? ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा BRO के लिए जारी की गई पुस्तिका का नाम क्या है? यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक पुस्तिका जारी किया है, यानी कि एक गाइडेंस जारी किया है, एक मैनुअल जारी किया है। ठीक है, याद रखना। राजनाथ सिंह ने क्या किया है? राजनाथ सिंह ने एक पुस्तिका जारी किया है। ठीक है, पुस्तिका जारी किया है, यानी पुस्तिका क्या है? ये गाइडेंस है। ये किस तरीके की पुस्तिका है? ये गाइडेंस है, गाइडेंस है। अब गाइडेंस का मतलब पता है क्या होता है? ठीक है, सलाह देना। ठीक है, आपको मैं गाइडेंस दे रहा हूं, आपको ये चीज फॉलो करनी है। ठीक है, तो इन्होंने एक गाइडेंस दिया है। ये रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मंत्रालय ने एक गाइडेंस के लिए एक किताब बनाया है, उस किताब में गाइडेंस लिखा है। जैसे कि जब ये एलईडी बोर्ड आया था तो इसके अंदर एक गाइडेंस होगा ना, ठीक है, कि आप इसको कैसे कैसे ऑपरेट करोगे, कैसे कैसे चलाओगे। उसी तरीके से बीआरओ को, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, और वो इंस्ट्रक्शन एक पुस्तिका में दिया गया है। ठीक है, उस पुस्तिका का नाम क्या है? ये आपका सवाल है। तो रोड डेवलपमेंट हैंडबुक, उसके बाद आपका गाइड ऑन प्रिपरेशन ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी कि सड़क अवसंरचना परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की मार्गदर्शन, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब 2 मिनट सुनिएगा चुप होके, यानी कि थोड़ा पेशेंस रख के आपको मैं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो राजनाथ सिंह ने पुस्तिका जारी किया है, किसके लिए? ठीक है, तो बीआरओ के लिए, बीआरओ के लिए। ठीक है, बीआरओ का मतलब क्या होता है? बॉर्डर 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 रोड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसको बॉर्डर वाले एरिया में, इनको बॉर्डर एरिया में क्या बनाने के लिए स्थापित किया गया था? बॉर्डर एरिया में रोड बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए इसको बनाया गया था। तो अभी क्या होता था? बॉर्डर तो अलग अलग राज्यों में भी है ना भाई साहब, हर अलग अलग राज्यों में बॉर्डर है, तो अलग अलग राज्यों में रोड अलग तरीके से बनते थे, अलग अलग राज्यों में कॉस्ट यानी कि कीमत अलग अलग आती थी, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से, अलग अलग कीमत पे अलग अलग रोड बनाए जाते थे। राजनाथ सिंह ने यहाँ पे बोला कि ऐसा नहीं है। ठीक है, बीआरओ को बोला कि ऐसा नहीं है, अब जितने भी रोड बनेंगे ना उसका मेथड सेम होगा। ठीक है, आप मुझे बताओगे कि आप उसमें क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, या मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे रोड बनाना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। वही एक पुस्तिका है, वही एक पुस्तिका है। तो जब भी रोड बनता है ना, तो रोड बनता है तो उसके लिए एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जाता है। क्लियर है पॉइंट, याद रखना। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जाता है जब भी बीआरओ कोई रोड बनाती है। इसका मतलब क्या होता है? जब भी रोड बनाया जाएगा ना बीआरओ के द्वारा, तो यहाँ पे बताया जाएगा कि कितना सीमेंट इस्तेमाल हुआ, कितना गिट्टी इस्तेमाल हुआ, कितना डांबर इस्तेमाल हुआ, कितने मजदूर लगे, कितने कॉस्ट, ये पूरी रिपोर्ट बताई जाएगी। अब ये रिपोर्ट कौन बनाएगा? अब ये रिपोर्ट कौन बनाएगा? राजनाथ सिंह के द्वारा, यानी डिफेंस मंत्रालय के द्वारा इनडायरेक्टली बनाया जाएगा। डिफेंस मंत्रालय क्या दे देगा? एक पुस्तिका दे देगा कि भैया इस पुस्तिका में इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, उसी के हिसाब से आप अपनी पूरी पूरी रिपोर्ट बनाना कि आपको क्या इस्तेमाल करना है, कितना कितना करना, उसी के हिसाब से बनाना। तो ये जो डिटेल प्रोजेक्ट पुस्तिका है, इसका नाम क्या है? गाइड ऑन, यानी कि अब देखना इसका नाम ही ऐसा है। डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है? गाइड कर रही है। गाइड ऑन प्रिपरेशन, क्या प्रिपेयर करते समय? डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनाओगे ना बीआरओ सर, ठीक है, तो आपको ना गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, और वो गाइडेंस में एक किताब में लिख देता हूं, उसी किताब को आप क्या करना? फॉलो करना। क्लियर पॉइंट बच्चों? ठीक है, समझ में आया? तो ओके, गाइड ऑन प्रिपरेशन ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, जो भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बनाए जाएंगे, ठीक है, उसके लिए आपको गाइड मैं बताऊंगा, यानी पुस्तिका मैं दूंगा, इसी पुस्तिका के हिसाब से आपको क्या करना? पूरा पूरा डिटेल बनाना है, जितना भी आप रोड बनाओगे। क्लियर पॉइंट? तो इसका नाम क्या है? गाइड ऑन प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और किसने साइन किया है? तो ऑफकोर्स राजनाथ सिंह ने साइन किया है।
राजनाथ सिंह जी ने साइन किया है। क्लियर पॉइंट बच्चों? चलिए 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 आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, अगला अगला, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द कॉम्प्रिहेंसिव इंटर्नशिप पॉलिसी फॉर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन? खेल संस्थानों के लिए व्यापक इंटर्नशिप नीति किस मंत्रालय ने शुरू की है? अभी देखिए, जो हमारा खेल मंत्रालय है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, ठीक है, नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, ठीक है, यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, ठीक है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स क्लियर पॉइंट यहाँ पे, एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, याद रखना, एंड स्पोर्ट्स। इसने क्या कहा कि देखो, खेलने वाले खिलाड़ियों को बहुत ट्रेनिंग मिलती है, बहुत ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन अभी हम ट्रेनिंग उन विद्यार्थियों को देंगे, उन स्टूडेंट्स को देंगे। कौन से स्टूडेंट्स होंगे? जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जो कि कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, याद रखना। इनको हम लोग क्या देंगे? ट्रेनिंग देंगे। इनको हम लोग क्या देंगे? ट्रेनिंग देंगे। किस चीज में ट्रेनिंग देंगे? तो जितना भी जो मैच होते हैं ना, मैच इवेंट होते हैं, इवेंट को मैनेज करने का, ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट, यानी कि स्पोर्ट्स इवेंट को मैनेज कैसे करना है, ये ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड कप हो रहा है, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड कप हो रहा है, तो ये वर्ल्ड कप का जो इवेंट है ना, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, ठीक है, कितने खिलाड़ी पानी पिलाने वाले अंदर होंगे, कैसी जमीन होगी, ये सब कुछ पूरा, ठीक है, पूरा मैनेज करने का ट्रेनिंग इन लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, खिलाड़ियों को बहुत ट्रेनिंग मिलती है। बात यह है कि अब इस तरीके की ट्रेनिंग भी अभी दिया जाएगा। क्लियर पॉइंट? और मंत्रालय कौन सा है? युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, ठीक है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पे? चलिए चलिए चलिए, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से 452, ठीक है, इंटर्न्स चुने जाएंगे, ठीक है, इंटर्न्स चुने जाएंगे, ठीक है, याद रखना, 452 इंटर्न्स चुने जाएंगे, यानी 452 कैंडिडेट्स चुने जाएंगे, जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। और ये 452 खिलाड़ी किस संस्थान में ट्रेनिंग लेंगे? तो पहला आएगा SAI, ठीक है, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहला कौन सा है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि SAI। यहां पर वो क्या सीखेंगे कि खेल को मैनेज कैसे करना होता है, स्पोर्ट्स इवेंट को मैनेज कैसे करना होता है, वो ये सीखेंगे। ठीक है, दूसरा है नाडा, ठीक है, दूसरा है नाडा, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा, ठीक है, नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। ये क्या होता है? डोप टेस्ट करता है, डोप टेस्ट। जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरेगा, एथलीट भागेगा, दौड़ेगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप करेगा, तो कहीं कोई खिलाड़ी दवाई खा के तो नहीं दौड़ रहा है, कहीं कोई खिलाड़ी इस तरह कोई सिरप पी के तो नहीं दौड़ रहा है, कहीं कोई खिलाड़ी इस तरीके के एस्टेरॉइड लेके तो नहीं दौड़ रहा है, उसी का यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, तो ये नाडा करता है। तो ये खिलाड़ी यहाँ पे टेस्टिंग सीखेंगे, ये खिलाड़ी टेस्टिंग सीखेंगे, यहाँ पर आकर के टेस्टिंग सीखेंगे, याद रखना, टेस्टिंग सीखेंगे। क्लियर है यहाँ पे? याद रखना। उसके बाद जो आता है, ठीक है, NDTL, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? नेशनल, ठीक है, नेशनल डोपिंग टेस्ट, नेशनल डोपिंग टेस्ट लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी है जहां पे क्या होता है? डोप टेस्ट किया जाता है, जहां पे डोप टेस्ट किया जाता है। तो ये सारे के सारे 452 खिलाड़ी, 452 स्टूडेंट्स इस तरीके की ट्रेनिंग लेंगे। क्लियर पॉइंट बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है, हरियाणा का एक और जिला बन गया है, हरियाणा का एक और जिला बन गया है हांसी, ठीक है, हांसी हरियाणा का एक और जिला बन गया है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। तो हरियाणा जो है, ठीक है, हरियाणा जो है, ठीक है, हरियाणा यहाँ पे 22 जिले पहले हुआ करते थे, यहाँ पे 22 जिले हुआ करते थे, प्लस एक और बन गया है, और जो एक बन गया उनका नाम क्या है? हांसी, ठीक है। जो हांसी हुआ करता था ना, भाई साहब, वो हिसार जिले में था, ठीक है। हांसी कहां पे था? तो हिसार जिले में, ठीक है, याद रखना। हिसार जिले के दो इंपॉर्टेंट सब डिवीजन हुआ करते थे, ठीक है, सब डिवीजन, एक नारनौड, ठीक है, एक था आपका नारनौड, ठीक है, नारनौड, और दूसरा था आपके पास हांसी। ये दो क्या थे? सब डिवीजन थे, ये दो तो सब डिवीजन थे, ठीक है, याद रखना, सब डिवीजन थे,
ठीक है, सब डिवीजन थे। अभी जो हांसी है ना, उसको 23वां जिला घोषित कर दिया गया है। 23वां जिला घोषित कर दिया गया है। किसको? हांसी को। किसको? हांसी को 23वां जिला घोषित कर दिया गया है। और इसी के अंडर में किसको डाल दिया गया है? नारनौल को इसी के अंडर में कर दिया गया है। अब हरियाणा का जो सीएम जो है, ठीक है, उनका नाम क्या है? नायब सिंह। क्या नाम है उनका? नायब सिंह जी उनका नाम है। नायब सिंह जो सीएम है हरियाणा के, उन्होंने ये अनाउंसमेंट दिया है। और सवाल आपका क्या है कि हांसी जिले की किस अधिसूची किन अधिनियमों के तहत जारी की गई है? यानी कि ये जो जिला नया बनाया जा रहा है, इस पे कौन से नियम लगाए गए हैं, कौन से कानून लगाए गए हैं, कौन सा कानून लगा करके इसको नया जिला बनाया गया है? हरियाणा लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1901, इंडियन पिनल कोड 1860, हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 1994, रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1950। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए। ठीक है, ये दो एक्ट लगाए गए हैं जिसको हम लोग क्या कहेंगे? हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम 1887 और पंजीकरण अधिनियम 1908। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो ये ओवरऑल आपका सारा का सारा इंफॉर्मेशन मैंने भर भर के आपके झोली में डाल दिया है। आप लोगों को क्या करना है? खाली एक दो बार उसको रिवीजन करना है। एक दो बार इस वीडियो को देखिए और पूरे पूरे नोट्स बनाते चलिए। याद रखिएगा बच्चों, इसी तरीके से रोज मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा नए नए सेशन, जहां पे इसी तरीके से एमसीक्यूज हम लोग कवर करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।